हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन होती है लाइट, है ना। लाइट बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, उसके डुअल नेचर मतलब उसके दो नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, एक भी नहीं दो नेचर्स, है ना। ये चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चैप्टर शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना छोटा सा चैप्टर है बट इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप देखोगे वो बहुत ही रिपीटेड पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, फिक्स टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और उन्हीं पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक बार ये सीबीएसई का सिलेबस है आपका, तो एक बार इससे गो थ्रू करते हैं। देखो इसमें 7-8 टॉपिक्स हैं, है ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। पीवाई क्यूज देखोगे आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखो। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूरा चैप्टर बाद में करना है और पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने अपने प्री बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, तो आप ये दोनों टॉपिक तो प्लीज करके ही जाना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारी बेसिकली थ्योरी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हमारे ग्राफ्स होते हैं, हमारे 4 ग्राफ्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे ये ग्राफ्स बेस्ड है। तो ये पढ़ते हैं, उसके बाद डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज मेंट बाय डुअल नेचर? तो अभी मैंने आपको बताया डुअल नेचर का मतलब होता है दो नेचर। किसके दो नेचर? मैटर एंड रेडिएशन के दो नेचर। कौन कौन से होंगे वो दो नेचर्स? आपको पता भी होगा इन दो नेचर्स के बारे में, आपने पहले पढ़ा है। फर्स्ट नेचर इज वेव नेचर एंड जो दूसरा नेचर होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। तो हम कह सकते हैं कि लाइट के दो नेचर्स होते हैं, फर्स्ट इज वेव नेचर एंड द अदर वन इज पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब वेव नेचर आपने पिछले चैप्टर्स वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसमें हम वेव नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं लाइट के, है ना। क्या पढ़ते हैं कि जो लाइट होती है उस वो वेव की तरह बिहेव करती है। पर ये कैसे पता चलता है कि लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी या पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके रिजल्ट्स के बेसिस पे ये बताया गया कि लाइट वेव भी हो सकती है और पार्टिकल भी हो सकती है। तो वेव नेचर को कौन सा एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं? वेव नेचर को 3 एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, सेकेंड वन इज डिफ्रैक्शन एंड द थर्ड वन इज पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, है ना। पोलराइजेशन डिलीटेड है अभी हमारे सिलेबस से, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये जब एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है उससे ये पता चलता है कि लाइट के अंदर वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। ठीक है, फिर पार्टिकल नेचर को कौन से एक्सपेरिमेंट्स शो करेंगे? पार्टिकल नेचर को दो एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं। फर्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और जो कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग, इनके रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि जो लाइट है उसमें क्या है, पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करती है। और इन 3 एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर एग्जिबिट करती है। ठीक है, बट आपको पता है आज तक कब पूरी हिस्ट्री ऑफ साइंस में आज तक एक भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं बना है जो कि लाइट के दोनों बिहेवियर्स को साइमल्टेनियसली जस्टिफाई करे। वाओ, हो सकता है फ्यूचर में आप लोग भी बनाओ। ठीक है, तो डुअल नेचर का क्या मतलब है कि लाइट के दो नेचर होते हैं। फर्स्ट वन इज वेव नेचर एंड दी सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को 3 एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एंड पार्टिकल नेचर को 2 एक्सपेरिमेंट्स जस्टिफाई करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का क्या मतलब है? The phenomena of emission of electrons from a metal surface is called electron emission. देखो हमारे पास कोई भी एक मेटल का सरफेस है, हमारे पास एक मेटल है,
हम मेटल को गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, है ना। मेटल्स आपने सुना होगा, क्लास 8 से आप पढ़ रहे हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है, वो क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि इंसुलेटर्स में नहीं होते हैं। तो मेटल्स के सरफेस पे ही ना टहल रहे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इसके बिल्कुल सरफेस पे। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ये फ्री होते हैं तो ये बाहर क्यों नहीं जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो ये अभी अपने सरफेस से बाहर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे सरफेस से, मान लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया, है ना, तो क्या होगा, अगर नेगेटिव चीज किसी एलिमेंट से बाहर निकली है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके इसको वापस खींच लेगा। इसीलिए हमारी डेली लाइफ में मतलब नॉर्मल टेम्परेचर्स पे हम इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो पुश होगा वो इसको वापस खींच लेगा एंड ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे इजेक्ट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, इसके 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज थर्मोआयनिक एमिशन, सेकेंड इज फील्ड एमिशन एंड थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब हम फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, हम एक मेटल सरफेस को बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, ठीक है, उसको बहुत हीट करेंगे तो उसमें थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना। थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि एटम्स रैंडमली हर जगह मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या करते हैं, व्हेन द मेटल इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम किसी मेटल को बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं ना, उसके बाद भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाते हैं मेटल सरफेस में से। थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो कि अब हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, व्हेन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ईएम वेव, ईएम वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम इंसिडेंट कराते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ऑब्वियसली अब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे ना, कुछ एक्सटर्नल फोर्स मतलब हाई एनर्जी ही देना पड़ेगा हमको, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस से निकल जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एमिशंस होते हैं। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, व्हेन द मेटल सरफेस इज हीटेड और उसको थर्मल एनर्जी मिलती है, तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या है कि जब हम उसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं उस मेटल सरफेस को, तब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। एंड द थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, वो इंसिडेंट कराते हैं ना मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, ठीक है। क्लियर है, आई गेस ये सब क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो किसने ऑब्जर्व किया था, वो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, 1887 में ऑब्जर्व किया था उन्होंने ये देखा कि भाई जब भी ये एक मेटल का सरफेस है, जब भी यहाँ पे यूवी रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत ही हाई वोल्टेज स्पार्क आ रहा है। ये कीवर्ड है, अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछता है ना कि हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन बताओ, तो ये वाला जो हाई वोल्टेज स्पार्क, ये कीवर्ड है, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया था, ठीक। तो क्या देखा था उन्होंने कि अल्ट्रा वायलेट रेज जब इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, तो हाई वोल्टेज का स्पार्क आ रहा है। अब स्पार्क क्यों आता है, स्पार्क आता है जब करंट होता है, ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट होता है तब इलेक्ट्रिक स्पार्क आता है, राइट। उसके बाद तो ये ऑब्जर्वेशन किसने करी, लेनार्ड्स ने। क्या ऑब्जर्व किया, देखो उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, जिसमें उन्होंने यहाँ पे क्या लिया, एक क्वार्ट्ज बल्ब, उसके अंदर इन्होंने ना 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दी। फर्स्ट इज सी मतलब कैथोड, द सेकेंड वन इज ए एनोड। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कैथोड थी ना उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट की ही क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट, इसलिए इन्होंने क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ पे इंसिडेंट कराया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन्स तो तब भी डिस्कवर नहीं हुए थे,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एक कोई नेगेटिव चीज है जो यहाँ से निकल रही है कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चीज जो है ना ये करंट प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे जो एनोड था, यहाँ पे ये सारे नेगेटिव पार्टिकल्स आके इकट्ठे हो रहे थे, तो इन्होंने इसको बोला कलेक्टर प्लेट, क्योंकि ये जो एनोड प्लेट थी ना ये सारे नेगेटिव चार्जेस को कलेक्ट कर रही थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कलेक्टर प्लेट। ये जो सी मतलब जो कैथोड ट्यूब थी ये क्या कर रही थी, एमिट कर रही थी, इजेक्ट कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्जेस को, तो इसका नाम क्या पड़ गया, एमिटर प्लेट। ठीक है, तो जो लेनार्ड थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे इंसिडेंट होती हैं तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जो होता है वो निकलता है और एनोड की तरफ इकट्ठा हो जाता है, कैथोड से निकलता है और एनोड में कलेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एमिटर प्लेट। और जो एनोड थी इसका नाम क्या पड़ गया, कलेक्टर प्लेट। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जब ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है ना। अब उन्होंने तो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, आपसे बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन बताओ। ठीक है, 3 मार्कर में आता है ये क्वेश्चन। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी उनकी। नंबर 1, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, मतलब ये स्पेसिफिक करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कौन सी रेडिएशंस को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज किया था फॉल ऑन द एमिटर। एमिटर का मतलब क्या है, यहाँ पे कैथोड, कैथोड को ही एमिटर बोल दिया। ठीक है, और एनोड को क्या बोल दिया, कलेक्टर बोल दिया। देन अ करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड व्हेन, तो उन्होंने बोला कि भाई जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती हैं तो नेगेटिव चीज निकलती है और करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, current flows in the circuit and when ultraviolet radiations are stopped, और जब हम उनको स्टॉप कर देते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो करना बंद कर देता है, then the current also stops। समझ आ गई बात। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, दिस ऑब्जर्वेशन जो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन थी इंडिकेटेड दैट सम नेगेटिव पार्टिकल्स इजेक्ट आउट, मतलब कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट आउट हो रहे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम नहीं पता था उनको क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी तो बाद में हुई है ना। कब ये देखते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, कब करी थी, इन 1897। दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, तो लेनार्ड ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक्सपेरिमेंट में नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बोला मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बुलाऊंगा, मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बुलाऊंगा इनको। क्यों, क्योंकि ये फोटो मतलब लाइट की वजह से निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन इन 1900 में लेनार्ड ने, ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखे हैं, लेनार्ड कॉल दी करंट। अब उन्होंने जो करंट निकल रहा था ना उसको भी क्या बोल दिया, फोटो करंट। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फॉल करती हैं, किस पे फॉल करती है, एमिटर पे, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज एजेक्ट आउट होती है और करंट प्रोड्यूस होता है। और ये करंट कब तक प्रोड्यूस होता है, जब तक ये यूवी रेडिएशंस फॉल करती रहती है। जैसे ही ये यूवी रेडिएशंस फॉल करना बंद कर देंगी वैसे ही करंट भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई कुछ नेगेटिव चीज तो है, और नेगेटिव चीज फिर जब जे थॉमसन ने डिस्कवर किया तो इसका नाम क्या रख दिया लेनार्ड ने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट था उसका नाम क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन भी। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, कि जब एक मेटल सरफेस पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, बस यही फिनोमिना का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी illuminates मतलब इंसिडेंट on a metal surface, then electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect.
तब तक तो हम यही पढ़ रहे हैं तब से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं मेटल सरफेस से, कब? जब बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे। ठीक है, क्लियर है? बट ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना, इसका कोई लिमिट होगा, मतलब एक लिमिट होगी, एक थ्रेशोल्ड होगा, जिसके नीचे अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। उसके ऊपर की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मान लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड 10 हर्ट्ज, है ना, 10 हर्ट्ज से नीचे की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो 7, 8, 9, उस पे इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट नहीं होंगे। बट थ्रेशोल्ड 10 है तो 10 हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी सब पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट होंगे। तो इसी को ही नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन light of suitable frequency falls on a metal surface, then electrons eject out, which is known as photoelectric effect. And threshold frequency क्या होता है? The minimum value of frequency, मतलब minimum value, उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, बट उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे। देखो ना, अगर विजिबल लाइट भी तो फॉल कर रही है ना, विजिबल लाइट अगर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने चाहिए थे, बट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक सर्टेन वो थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुंचा है। थ्रेशोल्ड के बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट होंगे। ठीक, ओके। अब क्या करते हैं हम? पहले मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम बनाती हूँ। ये कोई भी मेटल सरफेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने इंसिडेंट किया। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होंगे? इजेक्ट आउट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे निकलेंगे बाहर यहाँ से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये डायग्राम किसका है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एनर्जी होती है यहाँ पे, ये जो लाइट है, इसमें क्या होता है? हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, है ना। वेव नेचर तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पढ़ा था। पार्टिकल नेचर में हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं? फोटोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फोटोन्स जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मतलब क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है, ये जो लाइट है इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे जिनको हम फोटोन्स कहते हैं, और उनकी एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। तो उनकी एनर्जी होती क्या है? ये जो एनर्जी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उतनी ही उस लाइट की एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू के साथ क्या आता है? एक कांस्टेंट h और न्यू। h क्या होता है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बताना आप मुझे कितनी वैल्यू होती है। और ये क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ये एक फिक्स होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि हमारी कोई भी लाइट थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? म्यू, है ना। तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? h न्यू, इस लाइट की। अब ये एक सर्टेन अमाउंट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की लाइट इंसिडेंट हुई मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रोल होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। ठीक है, अब for electrons to emit, for electrons to eject out from the metal surface, this frequency of the incident light should be greater than
म्यू नॉट। ये कंडीशन होनी चाहिए, किस चीज के लिए कंडीशन होनी चाहिए? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हमारी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी और या उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट आउट नहीं होंगे। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए किसकी? इंसिडेंट वेव की, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज हर मेटल के लिए, हर एल्कली मेटल के लिए अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो वो आपको लर्न नहीं करना है कि किसके लिए क्या होती है, वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया जाएगा। डन। तो ये है हमारा पूरा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये डायग्राम जो मैंने अभी पीछे बनाया था वही है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होती है आइंस्टाइन की इक्वेशन? देखो, एनर्जी जो थी इंसिडेंट रे की वो क्या थी? एच न्यू। डन। ये जो एनर्जी थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हमने क्या किया, एनर्जी दी किसी भी चीज को, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट क्या होगा उसका? एनर्जी का पहला हिस्सा कहाँ जाएगा? यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इस मेटल सरफेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एनर्जी का पहला हिस्सा तो उनको निकालने में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 जूल्स हमने इसकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लग गए 8 जूल्स। ठीक है, तो जो बचे 2 जूल्स, अब वो कहाँ जाएंगे? देखो, यहाँ पे एनर्जी जो थी इंसिडेंट लाइट की, ये क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट इज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड जो बच जाएगी ना एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, है ना? तो कुछ एनर्जी जो इंसिडेंट वेव की होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में लग जाएगी, और जो बची हुई एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी? वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? फर्स्ट वर्क फंक्शन। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई नॉट, इसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ये भी एनर्जी ही है, बट ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? एच म्यू नॉट। एच प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये हमारी क्या बन गई? आइंस्टाइन की इक्वेशन। बस यही है। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती है? जो हमारी एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट की, वो दो काम करती है। पहला, वर्क फंक्शन में जाती है, आधी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, आधी नहीं, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है वर्क फंक्शन में, एंड जो बची हुई एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बन जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ मैक्सिमम क्यों लिखते हैं? यहाँ मैक्सिमम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो एनर्जी बची है वो मैक्सिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 जूल्स बची है एनर्जी, तो 2 जूल ही होगी मैक्सिमम, उससे मिनिमम हो सकती है बट मैक्सिमम क्या होगी? 2 जूल्स, इसलिए हम उसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को और थोड़ा वो कर देते हैं, अरे तो यहाँ पे देखो E क्या होता है? एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट। फाई नॉट इज वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। यहां से अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू एच न्यू, अगर एच यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसकी दो यूनिट्स होती है एनर्जी की, एक होती है क्या? जूल्स,
और वैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी जो भी इंसिडेंट लाइट की होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपके क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही लिखा हुआ आएगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये थी हमारी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या करा हमने, सबसे पहले जो एनर्जी थी इंसिडेंट लाइट की वो इंसिडेंट हुई और वो 2 पार्ट्स में कंज्यूम होगी। फर्स्ट पार्ट कहाँ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट होने में, मतलब उसके वर्क फंक्शन में। एंड सेकेंड पार्ट कहाँ जाएगा, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बची है इलेक्ट्रॉन्स की, वहां पे कंज्यूम होगा। लेनार्ड एंड हर्ट्ज ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी थी। तो कुछ सालों बाद लेनार्ड एंड मिल्कमैन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप तैयार किया। इस सेटअप में क्या है, यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी इन्होंने, C एंड A। C मीन्स कैथोड, A मीन्स एनोड, ओके। यहाँ पे S का मतलब क्या है, सोर्स। सोर्स से एक लाइट वेव को इंसिडेंट कराएंगे यहाँ पे, फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है, देखो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर फॉल करती है किसी भी प्लेट पे और वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करते हैं, तो उस प्लेट को बोल देते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। मतलब अगर जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उस कैथोड ट्यूब पे फॉल करेगी, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट आउट होंगे। तो उसको क्या बोल देंगे हम, फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स की लाइट फॉल कर रही है कैथोड पे एंड कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, कलेक्टर पे। कलेक्टर मींस एनोड। एनोड जो है ना, एनोड प्लेट है, वो कलेक्ट करिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कलेक्टर प्लेट। एंड सी को क्या बोलते हैं, एमिटर प्लेट या फिर फोटो सेंसिटिव प्लेट क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, ओके। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या रखा था लेनार्ड ने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं, इनके ग्राफिकल रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्राफिकल रिजल्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। 2 चीज है लाइट में, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये दोनों चीजें आपस में डिपेंड नहीं करती, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल इन दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो लाइट के पास 2 चीज है, फ्रीक्वेंसी म्यू एंड इंटेंसिटी आई। आई नहीं बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी लिखेंगे क्योंकि करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये ग्राफ हम देख सकते हैं, ग्राफिकल रिजल्ट मिलेगा हमें इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट की बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, ठीक। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे ही पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होने से पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, वो मूव करेंगे, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन इंटेंसिटी increases the number of photoelectrons emitted per second increases। मतलब लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस से, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक
करंट इंक्रीजेस। तो मतलब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा और क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफिकल रिजल्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं लाइट की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करने से पहले क्या चीज इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे विच आर एमिटेड पर सेकेंड। ठीक, आई होप ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, अब हमने क्या बनाया था, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके अंदर एक पोटेंशियल लगाया था। ठीक है, अब इस पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या रोल है हम ये स्टडी करेंगे। तो इस ग्राफ को भूल जाओ अभी, पहले ये देखो, यहाँ पे अगर लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं। अभी ये 3 ग्राफ्स बने हुए हैं बट हम सिर्फ एक इंटेंसिटी के लिए स्टडी करते हैं। इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, उसका नाम रख दिया I1। ठीक, तो जब इंटेंसिटी को फिक्स करेंगे तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है एंड यहाँ पे हमारा क्या है, एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल एंड इस तरफ हमारा क्या है, करंट। तो इस ग्राफ को पढ़ने से पहले हम एक इंटेंसिटी पे ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमने लाइट की क्या करी, फिक्स कर दी, है ना। उसके बाद जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। देखो ये पोटेंशियल बढ़ रहा है और यहाँ पे ये करंट बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। ठीक, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल सकते थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे जाके इकट्ठे हो गए। ठीक, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि उससे ऊपर करंट नहीं बढ़ सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकलने चाहिए थे उतने निकल चुके हैं और नहीं निकल सकते हैं अब, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले गए, कलेक्टर प्लेट पे। तो अब क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। ठीक है, अब हम पूरे सर्किट में नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे इकट्ठे हुए थे वो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब वो दूसरी तरफ मूव करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और वो डिक्रीज करता करता यहाँ से देखो, यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीज करता करता यहाँ पे कहाँ तक डिक्रीज करेगा, एक फिक्स पोटेंशियल तक, V0। मतलब एक फिक्स पोटेंशियल की वैल्यू होगी जहां तक वो, उसके बाद उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और उस फिक्स पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है कि जो नेगेटिवली अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, अब ये ग्राफ हमने पढ़ा एक इंटेंसिटी के लिए, I1 के लिए। अब इस ग्राफ को क्या कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ाई, I2 करी, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, I3 करी। ठीक है, तो 3 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ हो गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सबका सेम है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस ग्राफ में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में आप ये ड्रॉ करोगे, ये 1 के लिए है, 2 के लिए करना है I2, 3 के लिए करना है I3, और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये ग्राफ दे देंगे और 4 ऑप्शंस में ये तीनों लिख देंगे, ये वाले साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, किसी में ग्रेटर डाल देंगे, किसी में इक्वल टू डाल देंगे, किसी में लेस देन डाल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर इंटेंसिटी है वो सबसे बड़ी है, तो I3 ग्रेटर देन I2 विच इज ग्रेटर देन I1। डन। तो ये हमारा सेकेंड ग्राफ था
इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का। कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या थी? हाफ m v मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा? E v नॉट। ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। v नॉट यहाँ पे क्या है? v नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड E तो हमारा क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। 2-3 बार इस ग्राफ को रिवाइज करोगे ना तो ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा ग्राफ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी के 2 ग्राफ्स थे। इंटेंसिटी का एक ग्राफ था जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेकेंड ग्राफ इंटेंसिटी का क्या था कि इंटेंसिटी को फिक्स रख रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। थर्ड, अब फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। अब 2 ग्राफ हमारे फ्रीक्वेंसी के होंगे। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है? सी, यहाँ पे ये ग्राफ देखते हैं। हमने क्या किया, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल था यहाँ पे, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल, जो जिसपे क्या होता है कि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आके 0 हो जाता है। डन। तो ये क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए है। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड ये थर्ड फ्रीक्वेंसी। बट जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या है? सेम है, ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग होंगे, बट सैचुरेशन करंट कितना होगा? सेम होगा। ये थर्ड ग्राफ है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी थी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतने ही ज्यादा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रिलेशन होता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इंटेंसिटी का रोल किस पे है एंड फ्रीक्वेंसी का रोल किस पे है। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करती है, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका रिलेशन होता है। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिटार्डिंग मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम तो यही होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस फॉर्मूला से जितना ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेजी से रुकेंगे, करंट उतनी ही तेजी से रुकेगा एक सर्किट में, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ्स थे। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ, ये ग्राफ बिल्कुल उसी की तरह है, बस इसको थोड़ा इसका रिलेशनशिप चेंज कर दिया है। यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में है? स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, पिछला वाला ग्राफ भी यही था, बट अब इसमें क्या किया, हम ये बताना चाह रहे हैं इस ग्राफ में कि देखो, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर डिपेंडेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या है? लीनियर डिपेंडेंसी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट,
देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो ये जो वी नॉट है, म्यू नॉट, हर पोटेंशियल के लिए एक डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होंगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक, जितने ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे उतनी ही ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। यहाँ पे ये लीनियर डिपेंडेंसी है ना, बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है? यहाँ पे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो रहा है, वाई एक्सिस 0 हो रहा है। तो मतलब एक म्यू नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे वी नॉट क्या होगा? 0। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो ये 4 ग्राफ्स थे हमारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन था, ये हमने पढ़ा। सेकेंड ग्राफ क्या था? पोटेंशियल का, जहां पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा और ये फॉर्मूला देखा। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ क्या था हमारा? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमने क्या देखा इसमें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ क्या था हमारा? फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही। इसमें हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 4 ग्राफ्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन्स। तो 2 वीडियो से मैं फोटोन्स कर रही हूँ। फोटोन्स हैं क्या? फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन्स पार्टिकल नेचर को शो करते हैं लाइट के। ठीक है, 2 नेचर है, डुअल नेचर है लाइट का, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर को कौन शो करता है? फोटोन्स। ठीक है, तो फोटोन्स इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स as if it is made of particles called photons। रेडिएशन कैसे बिहेव करती है? जैसे वो पार्टिकल से बनी हो, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनका नाम क्या रखा? फोटोन्स रखा। अब इन फोटोन्स की कुछ प्रॉपर्टी है। ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, हर फोटोन की एक एनर्जी है, इज इक्वल टू एच न्यू, एंड मोमेंटम, और उनका मोमेंटम है इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, h is Planck's constant। Planck's constant की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second। ठीक है, photons travel with the speed of light। photons speed of light से travel करते हैं। photons are electrically neutral, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। photons electrically neutral होते हैं और इनमें कोई मास भी नहीं होता है। ठीक है, and they are not deflected by electric and magnetic fields। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं ये। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब कोलिजन होता है फोटोन और पार्टिकल का, तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोन्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। फोटोन्स में बी एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड। ठीक है, फोटोन्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी और मोमेंटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, ये है फोटोन्स की समरी। नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली रिलेशन। तो आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस तो हमको पता ही होगा, है ना। आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या होता है? इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा? E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखते हैं, mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। डन। अब यहां से क्या आएगा? mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाय लैम्डा। ठीक है, एक c से एक c कैंसिल हो गया, mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, है ना। या फिर
मास इंटू वेलोसिटी, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये है हमारा डी ब्रॉगली रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, विच इज mc। अगर नॉर्मल एक पार्टिकल के लिए लिखना है जो कि जिसका मास m है और जिसकी स्पीड v है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू mv लिखेंगे, एंड उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन mv, ठीक है। अब ये करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। डन, आगे चलते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मोमेंटम एम वी, ठीक है। अब अगर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पे हाफ m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, p स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम की टर्म्स में। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अंडर रूट में लेके जाते हैं, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा का रिलेशनशिप क्या था, मोमेंटम के साथ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, पुट करते हैं p की वैल्यू इसके अंदर, h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये वेवलेंथ आई है हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, एम इंटू वी क्या होता है p, अगर इस दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसको यहाँ पे लेके गए, अंडर रूट किया, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यहाँ से आया p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी हमने, ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारा चैप्टर बस यहीं पे खत्म होता है। आपको पता है किसी भी एग्जाम स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट ऑप्शन। तो इसीलिए आज हम करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के लेटेस्ट बिल्कुल अपडेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसी साल 2025 में पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द डायग्राम एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द एनर्जी ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद देम। हमें क्वेश्चन में ना एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में डायग्राम दिया है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, हमको पता है, मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, अगर आपने देखी होंगी तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये बच्चा जानता है, इज इक्वल टू ई एच सी बाई लैम्डा, ये हर कोई नहीं जानता कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इनवर्स ग्राफ बनाया है, ठीक है। इस पे 3 पॉइंट्स दे दिए, P, Q एंड R, ऑलराइट। P की वेवलेंथ जो है सबसे कम है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, Q की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, एंड R इंटरमीडिएट है। तो 3 हमको ना रेज दिए, एक्स रे, माइक्रोवेव, यूवी रेडिएशन। अब खेल सारा इसी का है कि आपको ये पता होना चाहिए था कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना। इनमें से बोला है कि P, Q और R कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, 3 है हमारे पास, एक्स रे, यूवी रेज एंड माइक्रोवेव्स।
तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है यही ऑर्डर चलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है माइक्रोवेव्स की। सो लैम्डा ऑफ एक्सरे का सबसे स्मॉलर वेवलेंथ होती है, देन लैम्डा ऑफ यूवी रेज, देन लैम्डा ऑफ माइक्रोवेव्स। ये ऑर्डर है। हमसे क्या पूछा है इसने? हाँ, तो पी क्यू आर 3 पॉइंट्स पूछ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्यू की है, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव्स। यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next, the stopping potential V naught measured in a photoelectric experiment, blah blah blah, is plotted against frequency nu. Let m be the slope of the straight line, then the value of charge of electron is given by. All right, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूलाज की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा स्लोप इंटरसेप्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए जो कि मैथ्स का पार्ट होता है. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? चार्ज की वैल्यू पूछी है. देखो, हमें आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है जो कि क्या होती है? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, है ना. काइनेटिक एनर्जी मैक्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा? फाई नॉट को इधर लेके जाएंगे, एच न्यू माइनस फाई नॉट. ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का एक और फॉर्मूला होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी है तो हम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लेके आते हैं, विच इज ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट. ठीक है, यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करो. वी नॉट इज इक्वल टू ई को नीचे ले जाओ, एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई. ठीक है, अब यही बोला है कि वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाया तो स्लोप बताना है. अब हमें लाइन की इक्वेशन पता है क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होती है, तो उसी से ही कंपेयर करेंगे इसको. तो जो हमारे पास ये h बाई ई है ये हमारा क्या हो गया? स्लोप. तो यहां से स्लोप विल बी h अपॉन ई. कौन सा ऑप्शन है? ओके, इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू पूछिए तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे. E will be h by m. तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. E is equal to h by m. ठीक है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होनी चाहिए थी. देन उसके बाद आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए थी, y is equal to mx plus c. Then let's move on to the next one. Let lambda e p d be the wavelengths associated with electron, proton and deuteron all moving with the same speed, then the correct relationship between them is. All right, de Broglie relation यूज होगा यहाँ पे. डी ब्रॉगली रिलेशन है ना. डी ब्रॉगली रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. एच प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू हैविंग 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. एच पी इज द मोमेंटम, तो पी क्या हो जाएगा? एम बी. नाउ लैम्डा और मोमेंट, लैम्डा और मास में क्या रिलेशन है? इनवर्स. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो लैम्डा और मास में इनवर्स रिलेशन है. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका मास देखना है हमें. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, जो कि कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से. ठीक है, याद रखना. मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 into 10 to the power minus 31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power minus 27. मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 2 into मास ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं. तो ये सबसे ज्यादा होगा. जिसका सबसे ज्यादा मास उसकी उतनी कम वेवलेंथ, जिसका सबसे ज्यादा मास उसकी उतनी कम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में. तो अब इसको उल्टा कर दो. यहाँ पे हमें क्या लिखना है? वेवलेंथ लिखनी है, तो बिल्कुल रिवर्स कर दो. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की. फिर किसकी होगी? प्रोटॉन की. फिर किसकी होगी? न्यूट्रॉन की. ठीक है, ये ऑप्शन देख लो कहाँ फिट बैठ रहा है. ई पी डी, बी. बी इज द करेक्ट आंसर. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, इसमें क्या है? ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस. ये तो प्योरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है. अगर आपको इसकी थ्योरी पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन?
कि क्या सारे फोटो इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगर ये मेटल का सरफेस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लेयर में तो नहीं होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। अब मानो कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक इंसिडेंट लाइट गिरी यहाँ पे, इंसिडेंट लाइट गिरी यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में φ1 वर्क फंक्शन लगा, जो भी वर्क फंक्शन φ0, ठीक है, इसको भी लगा φ0 वर्क फंक्शन, तो सेम है। अब जब ये निकला फटाफट से बिना कोलिजन करे, सरफेस से बाहर हो गया, तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 1। ये जब फ्री हो गया, इस पे जैसे ही इंसिडेंट लाइट पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करा, उस कोलिजन में इसकी बहुत सारी एनर्जी का लॉस हुआ और फिर वो बेचारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स बचेगी? नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी तो कोलिजन में लूज हो गई। अब जितनी डेप्थ नीचे जाती जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होती है, 0 से लेकर काइनेटिक एनर्जी मैक्स तक जा सकती है। जो ऊपर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स से निकलेंगे, बट जो अंदर डेप्थ के सरफेस होंगे, डेप्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी तो वैरी करेगी ना। वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैसे होगी? वो तो बेचारा बहुत सारे कोलिजन्स को सफर करके ऊपर तक पहुंच रहा है, सरफेस तक, और फिर इजेक्ट आउट हो रहा है ना। तो ये वाली जो है ये सही है, इसमें रीजन देना है हमें, तो रीजन यही देना है हमें कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सरफेस से नहीं निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक लेयर से निकलेंगे, कुछ नीचे वाली से, कुछ उससे नीचे वाली से। तो जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत सारा कोलिजन सफर करके ऊपर पहुंचेंगे, तो उनकी जो एनर्जी है वो ऊपर वाले सरफेस के काइनेटिक एनर्जी से कम होगी, ठीक है। ये इसका आंसर है। ऑलराइट, बी पार्ट में क्या बोल रहा है वो कि द सैचुरेशन करंट इन केस ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। अब मैंने अपनी वीडियो में एक बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी? कि जैसे जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे ये बोला है कि सैचुरेशन करंट क्या सबका सेम होगा या सबका अलग होगा इंटेंसिटी के साथ? देखो, सैचुरेशन करंट कब फ्लो होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट। तो इसका आंसर क्या होगा? द सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। यस, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी बिकॉज more the intensity, more the number of electrons and more is the saturation current, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड, उतनी ही ज्यादा क्या होगा? सैचुरेशन करंट होगा। तो बी का आंसर ये है। ओके, सी पार्ट, लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट। इफ वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस keeping its intensity constant, the emission of photoelectrons stop at a certain wavelength for this metal. All right, आपको एक चीज पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, म्यू नॉट। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, है ना। बट वेवलेंथ के केस में क्या होता है? हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? लैम्डा नॉट। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है थ्रेशोल्ड तो वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम वेवलेंथ पे होना चाहिए
उसके ऊपर की कोई वेवलेंथ हुई तो एमिट नहीं होंगे। वेवलेंथ हमेशा कम होनी चाहिए लाइट, इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए लाइट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो इसने क्या बोला है कि अगर वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते गए, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करते गए तो एक लैम्डा नॉट से ऊपर चली जाएगी वेवलेंथ। लैम्डा नॉट तो मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, उससे ऊपर की वेवलेंथ हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं है। तो अगर हम बढ़ाते गए वेवलेंथ और लैम्डा नॉट से आगे चली गई वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ से इंक्रीज कर दिया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बंद हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ। तो इस सी का आंसर क्या है कि यस, अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना बंद हो जाएंगे, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एक्सीड कर जाएगी हमारी इंसिडेंट लाइट की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से इंक्रीज कर जाएगी हमारी इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर गिवन है, द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स का फॉर्मूला होता है P/E, पावर अपॉन एनर्जी, पावर कितनी गिवन है 3.31 इंटू 10⁻³ मिलीवॉट को कन्वर्ट कर लिया वॉट में। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का क्या रिलेशन है, h न्यू, 3.3 इंटू 10⁻³ अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सॉल्व करोगे, कैलकुलेट कर लो, 0.998 इंटू 10⁻16, इसको अप्रॉक्स 10⁻16 फोटोन्स लिख सकते हैं, ठीक है, पर सेकेंड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alright, next question. For a monochromatic incident radiation, the emitted photoelectrons have speed ranging from 0 to certain maximum value. ये assertion reason का question है, ये पहला question है assertion reason का जो हमारे PYQ सीरीज में आया है। assertion reason में ना C and D ऑप्शन तो यही बताते हैं कि A ट्रू है या R ट्रू है, A फॉल्स है या R फॉल्स है। बच्चे कहाँ पे अटकते हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन B में। ऑप्शन A में क्या है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और ऑप्शन बी में ये है कि रीजन एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है असर्शन को। तो पहली बात तो आपको दोनों पढ़ने हैं, आपको दोनों पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि सी और डी ऑप्शन में से तो कोई करेक्ट नहीं है, कि मतलब दोनों के दोनों सही है ना, क्योंकि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी फिट होने के लिए दोनों सही होने चाहिए, रीजन है या नहीं है वो बात की बात है। तो पहले देखते हैं, असर्शन पढ़ो। एक ये तो आप हमें पता ही है कि एक इंसिडेंट लाइट के लिए डिफरेंट रेंज ऑफ वेलोसिटीज हो सकती हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको ये बताया है। और ईच मेटल का डेफिनेट वर्क फंक्शन है, हर मेटल का मतलब अपना एक खुद का एक वर्क फंक्शन है, वो चेंज नहीं होगा। तो दोनों के दोनों सही है, बट क्या डिफरेंट रेंजेस, जो पूरी रेंज है स्पीड की, डिफरेंट स्पीड्स हैं, वो वर्क फंक्शन पे तो डिपेंड नहीं करती ना, वो तो किस पे डिपेंड करती है कि कितनी डेप्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आपको मैंने पढ़ाया था ना अभी पिछले वाले एक दो क्वेश्चन पहले कि कितनी डेप्थ में इलेक्ट्रॉन है, ये डिसाइड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, वर्क फंक्शन डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कि A is also correct and R is also correct, but R is not the correct explanation of A. समझ आ गई बात? Let's move on to the next one. The frequency of a photon of energy इतना is, all right. E is equal to h nu, very easy question. Frequency निकालनी है E upon h, E 1.326, EV को कैलकुलेट कर लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे इसको, ये अप्रॉक्स में आएगा। ऑलराइट, रीड द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग EM वेव्स हैज फोटोन्स ऑफ लार्जेस्ट मोमेंटम, लार्जेस्ट मोमेंटम, और ये सारी वेव्स दे रखी है, हमें इन सबकी वेव्स पता है, वेवलेंथ पता है वेव्स की, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p यूज करेंगे। लार्जेस्ट मोमेंटम के लिए वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम
इन चारों वेव्स में से एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, टीवी वेव्स, इनमें से सबसे कम वेवलेंथ होती है एक्सरे की, ठीक है, इन सब से। तो फिर एक्सरे का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ एक्सरे, वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। एक्सरे विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन। क्या दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। द रेशियो ऑफ लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन निकालना है। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन हमें पता है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, यही रिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल के लिए लिखते हैं, तो सब चीज पे अल्फा लगा दो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, 2m अल्फा के अल्फा अंडर रूट। प्रोटॉन के लिए लिख दो केस 2 में, एच कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा 2m प्रोटॉन के ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। डिवाइड करो दोनों को, इनवर्स रिलेशन है इसका, तो जब आप डिवाइड करोगे लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ पी, तो जो ये चीज है डिनोमिनेटर, ये ऊपर चली जाएगी, अंडर रूट 2m पी के पी, और यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 2m अल्फा के अल्फा, ठीक। 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अल्फा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा 4 टाइम्स दे रखी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के, और हमको पता है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है पर ये आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ये आपको पता होनी चाहिए ये चीज, ये क्वेश्चन में नहीं दिया। देखो एक चीज देख के दूसरी चीज नहीं दी, तो अगर आपको नहीं पता होता तो फिर क्वेश्चन रह जाता। तो मास ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एमपी केपी कैंसिल, क्या आएगा 1/4 इंटू 4 रूट 16 विच इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर क्या हो गया 1/4। एमसीक्यू था, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पूरे सीरीज का सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आई गेस। A light of wavelength 400 nanometer is incident on metal surface whose work function is 3.0 into 10 to the power minus 19 joules. Speed calculate करनी है fastest photoelectron emitted की, तो without wasting any time देखो, a light of wavelength, wavelength दे रखी है lambda, whose work function is इतना, ये phi naught है। हमको क्या निकालना है, speed of the fastest, Vmax calculate करना है, ठीक। ओके, लग जाते हैं। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, सबसे पहले एनर्जी निकलेगी क्योंकि वेवलेंथ दी है, hc बाय लैम्डा, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना दिया है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो जल्दी। आंसर क्या आएगा 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है। फाई नॉट गिवन है अपने को, फाई नॉट वर्क फंक्शन 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स गिवन है, ठीक है। यहां से निकालना है काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, E माइनस फाई नॉट 4.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में से माइनस करेंगे 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जल्दी से आते हैं 1.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हमारी आई काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां से वी मैक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऊपर जाएगा एम नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा एम नीचे आएगा, ठीक है। 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 वी मैक्स स्क्वायर। बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, आप जब इसको निकालोगे तो ये कुछ आएगा 43.3 इंटू 10 टू द पावर 10, जब इसका रूट लोगे तो आंसर आएगा 6.58 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड,
बहुत ज्यादा अच्छी मैथ होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूलाज बहुत बेसिक थे बट कैलकुलेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Radiations of two frequencies are incident on a metal surface of work function 2.0 1 by 1. The energies of their photons are 2.5 and 4.5. Find the ratio of maximum speed of the electrons emitted in two cases. चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसका कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। हमें वर्क फंक्शन दिया है, एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो एनर्जी में से वर्क फंक्शन को माइनस करके और क्या करना है फिर वी मैक्स निकालना है। बस उस केस में क्या था, उसमें हमें फुल फाइनल वैल्यू चाहिए थी, इधर हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, करते हैं। द एनर्जीज E1 दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां से वर्क फंक्शन तो सेम है, फाई नॉट सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स फर्स्ट के लिए E1 माइनस फाई नॉट 2.5 माइनस 2.0 विच इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स सेकंड वाले के लिए E2 माइनस फाई नॉट, E2 is 4.5 minus 2.0 which is equal to 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले काइनेटिक एनर्जी का ही रेशियो ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, 0.5 अपॉन 2.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 5/25 इज 1/5। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। देखो रेशियो लेना है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं भाई, वी मैक्स स्क्वायर। जब आप रेशियो लोगे ना तो हाफ एम से हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर दोनों केसेस में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, नहीं यहाँ पे अंडर रूट आएगा, वी मैक्सिमम 1 का स्क्वायर अपॉन वी मैक्सिमम 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ले लेंगे तो अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, ये आ जाएगा रेशियो, और विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। ये हो गया V1 अपॉन V2 का रेशियो। बस मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो कितने मार्क्स का आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The threshold wavelength of a metal is 450 nanometers. Threshold wavelength. Calculate the work function of metal in EV. The maximum energy of the ejected photoelectrons in EV. All right. Threshold wavelength का concept आ गया है अब हमारे पास। अभी आपको पता है कि threshold frequency म्यू नॉट होती है और threshold wavelength उसका उल्टा होगा। वर्क फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, तो ये एच सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा, क्योंकि म्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है, ये फाई नॉट हो गया। फाई नॉट की वैल्यू अपने को गिवन है, फाई नॉट निकालना है फर्स्ट पार्ट में, इज इक्वल टू एच 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 लो, स्पीड ऑफ लाइट लो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, वर्क फंक्शन कितना गिवन है 450 नैनोमीटर, 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, करो कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन से बचना है ना तो इसका एक और फॉर्मूला है, जस्ट अ सेक। इस कैलकुलेशन से बचना है तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। एच सी हमें वैसे भी वर्क फंक्शन ईवी में चाहिए, तो एच सी की वैल्यू ईवी में कितनी होती है 1240 ईवी नैनोमीटर अपॉन लैम्डा नॉट है 450 नैनोमीटर। ये याद रखना है, एच और सी को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 1240 ईवी। ठीक है, सॉल्व करें, अराउंड 2.76 नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल ईवी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स पूछा है, इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट होता है, फाई नॉट तो अपने को पता चल गया 2.76, ई निकाल देते हैं, सेम फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू एच सी बाय
लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ भी दिया है 250 नैनोमीटर, तो E इसकी वैल्यू सेम 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 250 नैनोमीटर। काटो नैनोमीटर से नैनोमीटर, E आएगा 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने के लिए माइनस कर दो, 4.96 माइनस 2.76, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देख लो, इलेक्ट्रॉन्स हैव मोमेंटम व्हेयरएज photons do not have momentum, photons of light and electrons have both exhibit dual nature. Yes, this is correct, C correct है एकदम। डुअल नेचर डुअल नेचर डुअल नेचर ही कर रहे हैं, तो डुअल नेचर एग्जिबिट करते हैं ये, ठीक है। C is the correct answer. Let's move on to the next one. Okay, so draw a plot of frequency nu of incident radiation as a function of stopping potential. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है हमें। ये रहा ग्राफ। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी एंड डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, पर सैचुरेशन करंट सबका सेम। ये ग्राफ मेरी वीडियो है जो सेकंड पार्ट डुअल नेचर का, उसमें देखना। ये सैचुरेशन करंट हो गया, ये माइनस V01, माइनस V02, माइनस V03। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, यहाँ पे एनोड पोटेंशियल होगा, ठीक। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट? ऑल राइट, अब अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया बिल्कुल स्टार्टिंग में जिसमें स्लोप निकाला था, ठीक है। एक बार उस इक्वेशन को दोबारा से देखते हैं जहां पर स्लोप निकाला था। ये देखो सेम इक्वेशन है ये वाली, ये स्लोप था। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? इंटरसेप्ट। तो ये रहा इंटरसेप्ट, माइनस फाइ नॉट बाय ई। ऑल राइट, तो इक्वेशन क्या आई थी हमारी? तो यहां से स्लोप कितना हो जाएगा हमारा? माइनस फाइ नॉट बाय ई। रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ हैविंग काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सबसे पहले मोमेंटम निकालना है फर्स्ट पार्ट में। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है? इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना, इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। काइनेटिक एनर्जी 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट कर लो, या फिर रहने दो, या फिर कर लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी जूल्स में आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? P लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन P की जो यहाँ वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करती हूँ, 4.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ठीक है। वेवलेंथ 0.137 नैनोमीटर, ठीक। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था पर बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। पहले ग्राफ प्लॉट करना था, उसके बाद हमें स्लोप निकालना था। स्लोप तो पहले करा रखा है। मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों चीज आ गई। डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन फोटो इलेक्ट्रिक experiment with a material of work function given है हमें phi naught is equal to 2.1 electron volts and stopping potential is found to be 2.5 volts. The maximum kinetic energy, stopping potential V naught दिया हमें 2.5 volts, maximum kinetic energy पूछा है। kinetic energy max देखो कैसे पागल ना है, इसका तो कोई रोल ही नहीं था, सिर्फ इसका रोल था। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है? EV नॉट, ठीक है। अगर आपसे एनर्जी पूछता तो ये लगता है ना, इसका कोई रोल ही नहीं था उसमें। तो EV नॉट, V नॉट कितना है? 2.5 और E, इसी में ही आंसर है EV, 2.5 EV, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
Mention any three features of the results of experiment on photoelectric effect which cannot be explained using wave theory. इसका ये theoretical question है. इसका मतलब ये है कि wave theory जो चीज explain नहीं कर पाई वो चीज particle nature या photoelectric effect ने कैसे explain करी, हमें ये बताना है. तो पहली चीज तो ये थी, तीन चीजें explain बतानी है, थ्री फीचर्स. तो फर्स्ट फीचर ये होगा, फर्स्ट फीचर existence of threshold frequency, existence of threshold frequency. मतलब वेव थ्योरी ने ये बोला था कि इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. ठीक है, वेव थ्योरी ये बताती है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पे. उसने कुछ भी ये नहीं बताया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ही एमिशन होगा. ठीक है, तो वो चीज हमें पता चली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. तो एक तो ये चीज थी जो दूसरी थी. सेकंड, इंस्टेंटेनियस एमिशन. वेव थ्योरी ये बताती है, वेव थ्योरी ये बताती है कि पहले इंटेंसिटी वाली लाइट पड़ेगी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन उस इंटेंसिटी को गेन करेगा क्योंकि वो वेव है. तो पूरे के पूरे वेव में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है. ये बोलता है कि नहीं, जैसे ही लाइट फॉल होगी, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है तो तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ठीक है, तो ये सेकंड चीज थी. थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी. वेव थ्योरी ने ये बोला कि जितने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ये बात बोलती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान गया. अब बट उसने ये भी बोला कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी. नहीं, एनर्जी इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ठीक है, लाइट की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी. इंटेंसिटी से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी पे. तो एक ये तीन चीजें मेन थी जिसमें से जो हमें डिस्टिंग्विश कर पाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के बेसिस पे. ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलिकन फाउंड द स्लोप टू बी इतना. ओके, स्लोप फिर से वही क्वेश्चन आ गया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर इट. स्लोप अभी हमने निकाला यहाँ पे m h by e. स्लोप की वैल्यू दे रखी है, h निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट देखो, अरे गायब हो गया यार ये. बी पार्ट में क्या बोला, स्लोप इज इक्वल टू h by e. ये हम पढ़ चुके हैं पिछले दो क्वेश्चंस में. स्लोप की वैल्यू कितनी है, 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15. प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, अरे प्लैंक्स कांस्टेंट तो फाइंड करना है, h अपॉन e, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. h क्या होगा, 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अराउंड आएगा 6.592 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड, विच इज वेरी क्लोज टू जो इसकी रियल वैल्यू है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड. ठीक है, तो मिलिकन ने जब ये करा था तो उसने ये, उसकी वैल्यू ये आई थी, विच इज वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यू.